हे बुरी आत्मा, छोड़ दो इस लड़की के शरीर को। मैं तुम्हें भगवान से आया हुआ आदेश देता हूँ, छोड़ दो इस लड़की को और वापस नरक में चली जाओ। मैं खौफ में खड़ा फादर गैब्रियल को अपनी वाइफ एमिली पर झाड़ा करते हुए देख रहा था। वो चिल्ला रही थी, हंस रही थी और दूसरी दुनिया से आए हुए जीव की तरह पेश आ रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं बसते। उसका शरीर भयानक तरीके से मुड़ रहा था और सब कुछ पहले जैसे करने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। वो मेंढक की तरफ बैठ गई और शैतान की आवाज में बोलने लगी, तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो, है ना डेविड? तो क्या वो तुमसे प्यार करती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसे तुम्हारे भाई के साथ बिताया हुआ वो वक्त बहुत अच्छा लगा जब तुम शहर में नहीं थे। चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे, तुम मेरी एमिली नहीं हो। छोड़ दो उसे और चले जाओ यहाँ से। जो भी मेरी वाइफ के अंदर था उसने एमिली को बहुत ही डरावना बना दिया था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसके खूबसूरत चेहरे पर गहरे खरोंचे थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी, जैसे उसने हफ्तों से ना खाया हो, और उसकी बॉडी से गंदी बदबू आने लगी थी। इस बात पर कोई शक नहीं था कि उस शैतान ने उसे अब तक जिंदा रखा था। उस शैतान ने अपने गंदे दांतों से मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और कहा, तुम इसे बचाने के लिए अब कुछ नहीं कर पाओगे। फादर गैब्रियल ने उस पर होली वाटर छिड़का और फिर से प्रेयर करने लगे और उस तरफ एमिली चिल्लाती रही। उसके शरीर पर जहां जहां भी वो होली वाटर लगा वो स्किन जलने लगी। वो दर्द से चिल्लाती रही और मैं बस भगवान से प्रे कर रहा था कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मेरी वाइफ के साथ जो भी हो रहा था उसका जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता था। काश मैंने गैराज सेल से उसे वो डिबुक बॉक्स ना दिलवाया होता तो हमारे घर में ऐसा कभी ना हुआ होता। मैं हम दोनों के बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने लगा। 1 महीने पहले तक भी हम अपने सपनों की दुनिया जी रहे थे, जब तक किस्मत ने इसे एक डरावने सपने का मोड़ नहीं दिया था। एमिली और मैं इस छोटे से शहर में एक नई शुरुआत के लिए आए थे। हमने एक छोटा सा घर खरीदा और सच कहूं तो पैसे बचाने के लिए हमने सेकेंड हैंड सामान खरीद कर घर को सजाया। इस छोटे शहर में पहले से इस्तेमाल की हुई चीजों को खोजना मुश्किल नहीं था। एक दिन जब हम बहुत ही खूबसूरत वाइन ग्लासेस और वो भी काफी कम दाम पर खरीद कर घर लौट रहे थे, हमने हमारे ही पड़ोस में चल रही गैराज सेल देखी। अभी तक हम अपने पड़ोसियों से नहीं मिले थे, तो हमने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है। हम सेल में पसंद आए सामान भी ले सकते हैं और इसी बहाने आसपास के लोगों से मिल भी सकते हैं। कुछ लोग घर के बाहर खड़े सामान देख रहे थे। एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा सामान बेच रहा था। हम उसके पास गए और वो हमें पहचानने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हम नए थे। बाकी लोग भी हमें ही देख रहे थे। मैंने एमिली के कान में कहा, वेलकम टू नेबरहुड। वो मेरी बात सुनकर हंस पड़ी और सेल पर लगे सामान को देखने लगी। लकड़ी की कुर्सियां, कॉफी टेबल, बर्तन, डिनर सेट, शीशे और यहाँ तक कि सेल में कपड़े भी लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपने हर सामान से पीछा छुड़ाकर कहीं भाग जाना चाहता है। कुछ चीजें बहुत ही नई थी। एमिली ने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे और बाकी खरीदारी में बिजी हो गई। मैं अपने सवालों को रोक नहीं पाया और उस बूढ़े आदमी से पूछा, ये तो बहुत सारा सामान है, लगता है आप सब यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं। उस बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं सिर्फ इस घर का रखवाला। जो परिवार यहाँ रहता था उनके साथ एक हादसा हुआ था। मालकिन ने एक लंबी बीमारी के बाद अपनी जान ले ली और मालिक सब कुछ यहीं छोड़कर अगले ही दिन यहाँ से चले गए। नए किराएदार आने से पहले मुझे ये जगह खाली करवानी है। वो बहुत ही चिढ़ते हुए बात कर रहा था, जैसे उसे इस बचे हुए सामान को जल्द से जल्द बेचना था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि हमारे पड़ोसी के साथ इतना बुरा हुआ था। मैं उस आदमी से जानना चाहता था कि असल में उस औरत को हुआ क्या था। इतने में एमिली की आवाज सुनी, वाओ, ये कितना खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स है। मैं उसकी ओर मुड़ा और देखा उसने अपने हाथ में एक लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स पकड़ा हुआ था। उस बॉक्स पर बहुत ही अलग तरह की चित्रकारी की हुई थी। वो मुझे काफी महंगा दिख रहा था क्योंकि मैंने ऐसे बॉक्स कुछ एंटीक की दुकानों पर देखे थे जो बहुत ही महंगे थे। मैंने उस आदमी से पूछा, सर कितने का ये? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, क्या तुम्हें वाकई ये चाहिए? एमिली ने अपना सर हिलाते हुए हाँ कहा। उस आदमी ने बॉक्स की तरफ देखा और कहा, जो तुम्हारी मर्जी हो दे दो। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस तरह के काम के लिए वो कुछ जायज दाम मांगेगा। एमिली ने कहा, हम तुम्हें इसके $10 देंगे। और वो आदमी मान गया। मैं बहुत ही हैरान था।
उस बॉक्स के अलावा एमिली ने कुछ और कपड़े और गहने भी खरीदे। हम घर आ गए, पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उस आदमी ने इतने कम दाम पर हमें ये एंटीक बॉक्स कैसे दे दिया। एमिली जल्दी से बेडरूम में गई और शीशे के सामने बैठ गई। मैं जानता था कि अब वो अपनी सारी ज्वेलरी उस बॉक्स में रखेगी, जैसे एक रानी रखती है। उसका छोटी छोटी चीजों में इतना खुश होना मुझे बहुत पसंद है। पर जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगी, हमें असली बात समझ आई। हमने हर कोशिश, हर ताकत लगाई, पर वो बॉक्स नहीं खुला। कितनी बेवकूफ हूं मैं, मुझे खरीदने से पहले इसे चेक कर लेना चाहिए था। अब समझ में आया कि उस आदमी ने ये बॉक्स $10 में कैसे दे दिया। हम इसे चाकू की मदद से खोल सकते हैं? नहीं, इससे तो ये खराब हो जाएगा। जाने दो, मैं इसे खोलने का कोई और तरीका सोचूंगी। ये कहते हुए एमिली ने उस बॉक्स को ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और बाकी कामों में बिजी हो गई। वक्त बीतता गया और मैंने एमिली में कुछ और बदलाव महसूस किए। वो आधी रात को उठ जाती और ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठकर बॉक्स को देखती रहती। उसे देखकर ऐसा महसूस होता जैसे वो बहक गई थी। उसने ज्यादा बात करना बंद कर दिया था। उसका सारा ध्यान सिर्फ उस बॉक्स पर ही रहता था। एक दोपहर अपने काम के सिलसिले से एक जरूरी फाइल लेने में घर वापस आया। मैं जल्दी में सीधा बेडरूम की तरफ गया। मैंने देखा कि एमिली बेड पर बैठी बॉक्स से निकाल कर कुछ खा रही थी। अरे, तो फाइनली ये बॉक्स खुल ही गया। ये कहते हुए मैं उसके करीब जाने ही लगा था कि उसने मुड़कर पीछे देखा। मैंने देखा उसका मुंह पूरी तरह खून से भरा हुआ था और उसकी आंखें सफेद हो गई थी। वो हंसी और बेहोश हो गई। बॉक्स उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और मुझे उसमें बहुत ही अजीब चीजें देखने को मिली। उसमें सूखे नाखून, खून से भरी झोंक या लीचेस, गंदे बालों का गुच्छा और एक डरावनी डॉल जो फटे हुए कपड़ों से बनी हुई थी। उस पर सुइयां गड़ी हुई थी। मुझे ये देखकर उल्टी आने लगी। मेरी वाइफ उन लीचेस को खा रही थी जिनमें ना जाने किसका खून था। जब डॉक्टर्स हमारी कोई मदद नहीं कर पाए तो मैंने अपना रुख भगवान की ओर मोड़ लिया। पास ही के एक चर्च के प्रीस्ट फादर गैब्रियल हमारे घर आए और उन्होंने बताया कि एक बुरी आत्मा ने मेरी वाइफ के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वो बॉक्स कोई आम बॉक्स नहीं था, वो एक श्रापित बॉक्स था और उसे बलिदान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो भी उस बॉक्स में था, एमिली ने उसे आजाद कर दिया था और अब वो उसकी आत्मा चाहता था। फादर गैब्रियल ने बताया कि उससे पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता था, झाड़ फूंक, और इसलिए हम एक आखिरी कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि हमारे साथ भी वही हो जो हमारे पड़ोसी के साथ हुआ। अब मैं जान गया था कि उस औरत ने यही सब झेला होगा जो एमिली झेल रही थी। एमिली चिल्ला रही थी जैसे ही फादर गैब्रियल मंत्र पढ़ रहे थे। हमारा पूरा घर हिलने लगा, पर हमने झाड़ फूंक करना नहीं रोका। एमिली पूरा जोर लगाते हुए खुद को खाने लगी। अपनी वाइफ को यूं जंगली भेड़ियों की तरह खुद को खाते हुए देख मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझसे और देखा नहीं गया और मैंने चिल्ला कर कहा, तुम जो भी हो मेरी वाइफ को अकेला छोड़ दो, भगवान के लिए उसे छोड़ दो। तुम उससे प्यार करते हो ना? तुमने उससे मुस्कुराते हुए देखा है, अब तुम उसे मरते हुए देखोगे। मैं उसे पूरा खा जाऊंगा। फादर गैब्रियल ने फिर से उस पर होली वाटर छिड़का और पूछा, मुझे अपना नाम बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। मुझे अपना नाम बताओ शैतान। जितना फादर गैब्रियल उस शैतान से उसका नाम पूछ रहे थे, उतना ही वो एमिली को नुकसान करता रहा। प्लीज प्लीज फादर, वो उसे मार डालेगा, प्लीज कुछ करिए। मैं अपनी आखिरी उम्मीद पर रोने लगा। अब जो फादर गैब्रियल ने किया उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो बेड पर कूदे, उन्होंने एमिली को उसके कंधों से पकड़ा और चिल्लाए, तुम्हें एक आत्मा चाहिए ना, तो तुम मेरी आत्मा ले लो। इस बच्ची को जाने दो इसे। तभी एमिली ने मुंह खोला और काले रंग की उल्टी फादर गैब्रियल के मुंह पर कर दी। सब कुछ बाहर निकलने के बाद एमिली बेहोश हो गई और मैंने देखा फादर गैब्रियल की आंखें बड़ी और सफेद हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे एमिली की हो गई। और ये सब वहां नहीं रुका। वो भागते हुए हमारे किचन में गए और नोकीला चाकू उठाकर चिल्लाए, मैं तुम्हें भगवान का आदेश सुनाता हूं, चले जाओ नरक में वापस। और उन्होंने खुद को चाकू से मार डाला और तब तक मारते रहे जब तक जमीन पर नहीं गिर गए। फादर गैब्रियल ने मेरी वाइफ की जान बचाने के खातिर अपना बलिदान दे दिया। ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि किसी को फादर गैब्रियल की लाश हमारे घर में मिले,
हमें यहाँ से कहीं दूर भागना था। मैं जानता था कि पुलिस हमारी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगी। मैं फिर से हमारी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता था। ऐसा करने से फादर गैब्रियल का दिया हुआ बलिदान बेकार जाता। घर छोड़ने से पहले मैंने उस बॉक्स को जला दिया। एमिली अभी भी गाड़ी की पिछली सीट पर बेहोश थी। भगवान जाने अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला था।